कंसेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, आप सभी लोगों को पता है डाइल्यूशन के साथ, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या करते हैं, डिक्रीज। सो बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन इसकी क्या होगी, कम होगी, और बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन इसकी क्या होगी, ज्यादा। आपको पता है MgCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ एट 2 लैम्डा नॉट ऑफ Cl A Nv अपॉन Na। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, दैट इज Pa इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस Nv अपॉन Na। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बायरा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के सैंपल पेपर की, जो आपका ऑफिशियली आउट हो चुका है। तो सैंपल पेपर हमेशा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को, बोर्ड्स का है तो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, CUET का है तो CUET के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके थ्रू आपको समझ में आता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न समझना, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उसका एक थोड़ा सा अंदाजा हमें लग जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप सैंपल पेपर को डेफिनेटली 100% तरीके से सॉल्व कर लें, ताकि आप एटलीस्ट सैंपल पेपर से पूरी तरीके से एक्वेंट हो जाए और आपको समझ में आए कि यार इस बार का जो पेपर है वो किस तरीके से आपका पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो उसी की शुरुआत है यहाँ पे। आपको हम यहाँ पे पूरे पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और एंड तक बने रहेंगे, ताकि आपका ये पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो। तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, मेरे साथ आप पेपर सॉल्व करेंगे और अपने मार्क्स को, अपना जो भी आपका आंसर है उसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगर वो सही है तो आप उसके लिए मार्क्स देंगे अपने आपको, अगर गलत है तो आप वहां पे मार्क्स अपने उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं पेपर में आउट ऑफ 70, और आपको समझ में आएगा कि क्या हम लोग को अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग सैंपल पेपर 2023-24। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, 33 क्वेश्चंस है जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। एक बार मैं कंपेयर करवा देती हूँ पिछले साल के सैंपल पेपर से। पिछले साल के सैंपल पेपर की अगर बच्चों में बात करूं तो पिछले साल MCQ 18 थे, इस साल MCQ 16 है। ठीक है, जो आपका सेक्शन नंबर A है। सेक्शन नंबर B में आपके शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। पिछली बार ये 7 थे, इस बार ये 5 कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन C आपका 3 नंबर का होता है, पिछली बार ये 5 था और इस बार ये 7 कर दिया गया है। और अगर मैं सेक्शन D की बात करूं, ये सेम रखा गया है, ये 2 हैं तो ये भी आपका 2 ही रखा गया है। और लास्टली आपके पास जो सेक्शन नंबर E है वो 3 क्वेश्चन थे, वो भी सेम ही रखे गए। ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मार्क्स यहाँ पे आपके इंक्रीज हो गए हैं। अगर मैं सैंपल पेपर पिछले साल का कंपेयर करूं और इस साल का कंपेयर करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले साल 35 क्वेश्चंस दिए गए थे आपको और इस साल आपको 33 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो थोड़ा बहुत वो डिफरेंस है जो आप पिछले साल और इस साल में कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी चार्ट सेक्शन में आंसर्स डालते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट कंडक्टिविटी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, अब आपको पता है कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है कंसंट्रेशन पे आपकी डिपेंडेंट रहती है, यस और नो। ठीक है, उसके अलावा डिपेंडेंट होती है आपकी स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, देखिए ये तो आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है, एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें सबसे पहली बात यहाँ पे बात करनी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मैंने ये भी बताया कि कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, यानी कि अगर आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी, इसकी 0.1 है, इसकी 0.01 है, नंबर ऑफ आयंस इसमें भी 2 है, नंबर ऑफ आयंस इसमें भी 2 है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, आप सभी लोगों को पता है डाइल्यूशन के साथ, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या करते हैं, डिक्रीज। सो बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन इसकी क्या होगी, कम होगी, और बिकॉज ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इसकी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, और देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज, अगर मैं बोलूं तो ये आपका अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिख रहा है, और अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिख रहा है तो ये एल्डोल का क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से। और क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि मैम ये क्रॉस एल्डोल का क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन है, क्रॉस एल्डोल का। मैम अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, क्योंकि एक कंपाउंड तो आपको दिख ही रहा है, क्या है, C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, और इसका रिएक्शन किसके साथ किया गया है। अगर मैं उस वाली की बात करूं तो वहां पे क्या कंपाउंड है आपका, दैट इज ये है कार्बन, ये है कार्बन, और यहां पे आपका C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, या फिर मैं बोलूं क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड हो CHO, क्योंकि मैम एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आपका गायब है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सो द आंसर इज गोइंग टू बी दैट इज CHO।
मतलब अगर मैं इसका प्रोडक्ट आपको बना के दूं, जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके पास क्या है, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, और आपके पास है एसिटाफिनॉन, ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन उनके पास होगा जिनका पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, इसके पास तो है ही नहीं, तो यहां से आपका क्या केस बनेगा, यहां से आप लोगों का जैसे ही आपने बेस डाला, बेस ने हाइड्रोजन को यहां से निकाला और यहाँ पे क्या बन गया, CH2 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इस पे बन गया, और नेगेटिव चार्ज अगर इस पे बन गया तो रिएक्शन में क्या होगा, अभी आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड आपका क्या करेगा, ओपन अप करेगा, ठीक है, तो टेक्निकली यहां से हमारा क्या बन रहा होगा, यहां से हमारा क्या बनेगा, अगर मैं बोलूं तो यहां से आपको, ये मेरा कार्बोनिल है, अच्छा ये वाला मैंने बेंजेल्डिहाइड लिया है, तो ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बन है, ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ आपका ये कार्बन जुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसके पास डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही है, ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड से बना है तो ये आपका OH में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जब आपने इसको हीट करा तो हीट करोगे तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, और ये वाला हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग ये वाला कंपाउंड जो आपके प्रोडक्ट में मेंशन है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर मैं डायरेक्टली ट्रिक से आपको इसका आंसर दूं तो देखिए क्या है, दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नीचे रख लीजिए, ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन से निकल रहा है और जॉइन इस वाले कार्बन पे हो रहा है, तो बॉन्ड यहां पे बनेगा, बॉन्ड बनेगा इस कार्बन से, इस कार्बन पे OH कन्वर्ट होगा, ये आपका हाइड्रोजन है, इधर आपका हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन से यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग जुड़ा है, ठीक है, अगर मैं बोलूं तो इस कार्बन से ये जो कार्बन है इससे हमारा बेंजीन रिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बोला था जो सिंगल बॉन्ड बना है उसको आपको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, इस कार्बन से आपका फर्दर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है और यही आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, यही आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पे मेरे पास बेंजेल्डिहाइड है और एसिटाफिनॉन है, क्या है, बेंजेल्डिहाइड है और एसिटाफिनॉन है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ये वाला आपका केस किसका है, बेंजेल्डिहाइड का, ये वाला केस किसका है, आपका एसिटाफिनॉन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, बॉडी में कौन सी विटामिन स्टोर कर सकते हो, देखो विटामिन दो टाइप की होती है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होगी उसी को आप बॉडी में स्टोर कर सकते हो, और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, कीड़ा, याद करवाते हैं आपको, KEDA, तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कौन कौन सी दे रखी है आपको, KEDA आपको दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर है एवरीबॉडी, आई थिंक यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईयूपीएक नेम ऑफ अ कीटोन व्हिच गोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और आपको ये दो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, देखिए क्या दे रहा है, ये दो प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब टेक्निकली यहाँ पे मैं बोलूं ये है C डबल बॉन्ड C है, ये CH3 है, ये C है, C डबल बॉन्ड ONA है, टेक्निकली ये जो ONA है यहाँ पे आपका CH3 बनता है, यही बनता है अल्फा मिथाइल जो होता है, क्योंकि ये CH3 निकला है ONA की जगह, इस रिएक्शन पे अगर आप आयोडोफॉर्म करोगे तो ये CH3 निकलेगा, CHI3 में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे आपका एसिड बन जाएगा। तो अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या होगा, अगर मैं बोलूं तो इट इज 1 2 3 3 मिथाइल पेंटीन, पेंटीन 3 ऑन, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इन 2 ऑन, और आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, क्या बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है वहां पे ये COONA ग्रुप में CH3 जो होता है, ये जो CH3 है ये आपका कन्वर्ट होता है और आपको क्या मिलता है यहाँ पे, अगर आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट किया तो आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, C डबल बॉन्ड ONA, और जो ये CH3 निकला, जो आपका CH3 निकला, ऊपर 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 चले, ऊपर ऊपर ऊपर, ये जो आपका यहाँ से CH3 निकला ये आपको देता है CHI3, तो आपको क्या करना था, केवल ONA की जगह CH3 को लगा देना था।
सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है? इन हेलोएरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। ये बात सही है भाई। जो आपकी हेलोएरीन है, देखिए ये हेलोएरीन है, तो यहाँ पे जो इसके लोन पेयर हैं, आपको मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेशन की तरह यहाँ पे आपका ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज द स्लोएस्ट स्टेप, और वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये बात भी सही है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो SN1 के लिए रिएक्टिव ज्यादा कौन सा होगा? अगर मैं बोलूं तो ये वाला आपका क्या है, ये तो विनाइल है, विनाइल तो SN1 देगा नहीं, और ये क्या है आपका बेंजाइलिक है, तो ये दे देगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो उसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज नॉट कोवलेंट एंड इट इज ऑल्सो नॉन पोलर। बेटा क्या होता है CH3MgBr, क्या ये नॉन पोलर बॉन्ड है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव। इट इज अ पोलर इन नेचर एंड इट इज ऑल्सो एन आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर रॉन्ग स्टेटमेंट। आई थिंक आपको चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्लियर है। पहली स्टेटमेंट कॉन्जुगेशन की बात करिए, सही बात है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है स्लो स्टेप पे, सही बात है। इन दोनों में एक विनाइल है, एक बेंजाइल है, तो बेंजाइलिक ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ अगेन रेजोनेंस। तो अगेन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, यहां तक अगर हम क्लियर हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। आइए, मैच द फॉलोइंग। डी ब्लॉक से एक सवाल है आपका, तो डी ब्लॉक से सवाल है, मैच करिए जल्दी से। लोएस्ट इंथैल्पी किसकी होती है? जिसके पास मिनिमम क्या होते हैं आपके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इन सब की बात करूं, मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक में होगा क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा? फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का आर, दो ऑप्शंस में है तो इनको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज में क्या होता है? मैग्नीज होता है, +7 तक चला जाता है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा यहाँ पे? Q होगा। तो सेकंड का Q, आई थिंक आंसर वैसे हमें मिल चुका है, लेकिन लास्ट में अगर मैं बोलूं ट्रांजिशन एलिमेंट जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, स्कैंडियम होता है, क्योंकि स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में जब चला जाता है, क्योंकि इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन यही है, तो ये D0 बन जाता है, और अगर ये D0 बन जाता है तो ये आपके कोई भी कलर शो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ पे। बस आपको मैंने बोला है, देखो डी ब्लॉक में या तो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए या तो कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, वहीं से आपके सारे सवाल जो है वो हो पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं यहां पर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, कभी भी नहीं हो सकता, ये मैंने आपको लिखवाया है। मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं है, ये बात तो सही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्युलरिटी नहीं निकालते हैं। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, नहीं ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। रिएक्शंस विद मॉलिक्युलरिटी 3 आर रेयर, होता ही नहीं है। तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल गया है क्या? ऑप्शन नंबर बी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंशिएशन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड्स में और CVT में, तो आप लोगों को ये वाले सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मैंने वन शॉट में आपको ये सब करवा रखा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होगा? क्या हो गया? ये सॉल्यूबल होगा ये। ठीक है, अच्छा ये आपको दिख रहा है क्या? पोलर दिख रहा है, पोलर है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। तो पोलर किस में डिसॉल्व होता है? पोलर में। लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक होता है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा। तो यार ईथर नॉन पोलर है, एसेटोन नॉन पोलर है, ब्रोमीन वाटर नॉन पोलर है, केवल पोलर क्या है यहाँ पे? वाटर है। तो आंसर क्या होगा? लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। Okay. What observation, which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol? Ethanol is this and it is 2-phenyl. तो ये प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है? ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? बताइए एवरीबॉडी, बोलिए। ये क्या है? आप सभी लोग को दिख रहा है क्या है? ये प्राइमरी है ना? क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ल्यूकस टेस्ट की रिएक्टिविटी क्या होती है? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो प्राइमरी की तो सबसे लास्ट में होती है, तो क्या हम बोलेंगे? टर्बिडिटी 5 मिनट में नहीं मिलेगी, इमीडिएटली भी नहीं मिलेगी, रूम टेम्परेचर पर भी नहीं मिलेगी, बेसिकली मिलेगी ही नहीं क्योंकि रिएक्शन शो ही नहीं करते प्राइमरी अल्कोहल्स। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए
अगला सवाल एक छोटा सा आपका क्या है, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को अलग से सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 1.5, आफ्टर 120 सेकंड्स द कंसेंट्रेशन इज 0.05, रेट कांस्टेंट पूछा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आई थिंक हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक सिंपल है क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट नहीं है। देखो आपको फॉर्मूला पता है, A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लिखना है। इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है कितनी, 1.5, और फाइनल दी है 0.75। 0.75 फाइनल है। इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1.5। रेट कांस्टेंट आपको पता नहीं है, वो उसने पूछा है, और टाइम दिया हुआ है कितना, 120 सेकेंड। यहां से अगर आप K को सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए अगर मैं बोलूं तो KT बराबर क्या हो जाएगा, KT बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 0.75 और अपॉन में 120। मतलब अगर मैं डायरेक्टली K की वैल्यू निकालूं तो K क्या हो जाएगा, यहाँ से 1.5 माइनस 0.75 अपॉन में 120। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो आएगा 0.000625। ठीक है। अच्छा, अगर मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करूं तो आपको पता है सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर की होती है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर की होती है, ये भी नहीं होगा। आंसर अगर मैं बोलूं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट, और वैल्यू भी ये मैच करती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है जो एनिसोल है वो ब्रोमिनेशन करता है ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड के साथ, इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट, व्हाई डज दिस हैपन। सो अभी देखिए, अगर मैं एनिसोल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एनिसोल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे से इसको हटा देती हूँ, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एनिसोल की, तो एनिसोल क्या होता है, ये और ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो रिंग क्या है, हाईली एक्टिवेटेड। अगर ये रिंग हाईली एक्टिवेटेड है तो आपको इसे ज्यादा कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद ये इतनी एक्टिवेटेड है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुरंत के तुरंत कर जाएगी। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप, ये इतना एक्टिवेटेड है कि आप इसे बिना कैटलिस्ट के भी रिएक्शन को कर पा रहे होंगे। ठीक है बात, क्या हम लोग को यहां तक बात क्लियर है एवरीबॉडी, यस और नो? आई थिंक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला सवाल पूछा है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड दिखाया जा रहा है। भाई एनसीईआरटी का ग्राफ है, ये आपको दिख रहा है। देखिए यहां से यहाँ डिक्रीज होता है, फिर यहां से यहाँ स्टेबल रहता है, फिर यहां से यहाँ आपका इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई का केस बता रखा है। जब आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आपका रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब जेड इफेक्टिव आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर होता है तो स्टेबल हो जाता है, और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है तो वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ बनता है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज योर एटॉमिक रेडियस। दिस इज टॉकिंग अबाउट द, और दिख भी नहीं रहा ना, तो देखो यार यहाँ पे रेडियस लिख रखा है उन लोगों ने, तो ये तो एक बहुत ही ब्लंडर सी मिस्टेक कर दी इन लोगों ने। तो एटॉमिक रेडियस तुमको दिख ही रहा है तो तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है और कुछ सोचने की भी। तो आंसर क्या है, सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया बच्चों? आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, हालांकि इट इज फॉर विजुअली चैलेंज लर्नर्स, बट हम लोग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर किया जाता। मतलब जब चैप्टर शुरू करा था मैंने आपका ये, तभी मैंने आपको बताया था कि जिनका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो वो कौन है आपका, जिंक, कैडमियम और मर्करी, और जिंक दे रखा है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला सवाल। एल्कोहल्स कैन रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है अगर मैं CH3OH की बात करूं तो अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, OCH3 नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये CH3 पॉजिटिव। तो जो न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ट्रू बात है। अगर CO बॉन्ड तोड़ोगे तो अल्कोहल, देखो अगर CO बॉन्ड तोड़ा तुमने तो अल्कोहल क्या बना, एक इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नीचे वाली स्टेटमेंट गलत है, ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है। तो क्या होगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आपको अगेन स्टेटमेंट और असर्शन दिया हुआ है, ठीक है।
तो टोलिन के साथ आपने देखा था, जब टोलिन के ऊपर आपने Cl2 डाला था, या टोलिन के ऊपर आप जब ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 KOH के साथ, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोलिन, ये बात सही है, ट्रू है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन। ऑब्वियसली अगर देखो, अगर आप यहाँ पे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो ये CHO बनेगा, और फिर CHO को आप फर्दर ऑक्सीडाइज करके COH बना सकते हो। तो फर्क जरूरी क्या है कि आप एक स्ट्रॉन्ग की जगह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लो। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है। सो बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज काफी सिंपल हैं, मुझे नहीं लगा अभी तक कोई भी एमसीक्यू मुश्किल आए, यहाँ पे सारे एमसीक्यूज आर गुड। ठीक है, अगेन एंजाइम की बात करें तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स अगेन कैटलिस्ट ही होते हैं, और कैटलिस्ट ही होते हैं तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज ही करेंगे, और काफी ज्यादा हाईली स्पेसिफिक माना जाता है कैटलिस्ट को। कहाँ पे पढ़ते हो आप, या तो इसे सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, और इसको हम थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ते हैं। तो वैसे तो सरफेस केमिस्ट्री आपका बोर्ड से हटा हुआ है, बट अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ तो वहां पे ही आपका चैप्टर आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात भी सही है। बट अगेन दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है, स्पेसिफिसिटी इज नॉट रिलेटेड टू इट्स नेचर बीइंग अ बायोकैटलिस्ट। तो अगेन ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल, दो चीजें आपको यहाँ पे दी है। ठीक है, क्या दिया है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉपर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड। एक बात मुझे बताइए, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये डी ब्लॉक में भी पढ़ा है, और वैसे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 होता है, और कॉपर का पॉजिटिव आता है 0.34। तो ज्यादा किसका है, कॉपर का है, तो रिड्यूस कौन होगा, कॉपर होगा। तो ये तो हाइड्रोजन गैस तो नहीं मिलेगी। ठीक है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस एंड Cu इज ग्रेटर, ये बात ट्रू है। और रिडक्शन में आपको क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। Cu2 प्लस गेट्स रिड्यूस टू कॉपर, तो आपको इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे कॉपर मिलेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैं बोलूंगी तो पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैम कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा, तो कैथोड पे आपको कॉपर एज अ मेटल मिलेगा। ठीक है, कॉपर सॉलिड आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, इसी के साथ सेक्शन ए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन नंबर बी की तरफ। ठीक है, पहला एक छोटा सा आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने क्या यहाँ पे मेंशन किया है, एक सेकंड रुकिए। एक सेकेंड, यप। तो फर्स्ट आई थिंक यही है न्यूमेरिकल हमारा, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल यही है सेक्शन नंबर बी का। देखो क्या बोला है, रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, और इनिशियल अमाउंट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स और वाई 1 ग्राम अगर मान के चल रहे हो, तो व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 2 डेज, अगर दोनों की हाफ लाइफ आपको अलग अलग दे रखी है। देखो एक्स का टी हाफ दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है आपका कितना, 12 घंटे। ठीक है, और y का आपको टी हाफ दे रखा है कितना, 16 घंटे। ठीक है, तो 2 दिन के बाद पूछा है, तो 2 दिन का मतलब कितने होते हैं, 48 आवर्स। ठीक है, 2 दिन के बाद मतलब क्या होता है आपका 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स मतलब इसने बोला है कि आफ्टर कितना, 48 आवर्स, है ना। तो अगर मैं 48 आवर्स को कंपेयर करूं तो 12 घंटा एक हाफ लाइफ है, तो 48 आवर्स कितनी हाफ लाइफ होगी, 12 4 जो 48, यानी कि ये पूछ रहे हैं 4 हाफ लाइफ के बाद क्या बचेगा। ठीक है, मतलब सोचो, अगर मैं फॉर एग्जांपल y वाला हटा रही हूं, मैं केवल अभी x की बात कर रही हूं। देखो 1 था ये पहले, एक हाफ लाइफ के बाद ये आधा हो गया, एक और हाफ लाइफ के बाद ये इसका भी आधा हो गया, एक और हाफ लाइफ के बाद ये इसका भी आधा हो गया, और एक और हाफ लाइफ के बाद ये इसका भी आधा हो गया। तो अभी ये कितना बचा, इतना बचा। ठीक है, अभी ये कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है, क्योंकि आपकी कितनी मैंने बोली, आफ्टर 48 आवर्स मतलब 4 हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ और एक हाफ लाइफ। ऐसे ही अगर मैं y की बात करूं तो y को अगर मैं बोलूं y का टी हाफ कितना है, 16 आवर्स,
तो अगर मैं 48 आवर्स की बात करूं तो 48 आवर्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, है ना। 16 2 जा, है ना, 16 2 जा आपका निकल के आएगा, राइट। 2 नहीं 3 3 3 16 3 जा, यस। तो इट इज 3 टी हाफ, ठीक है। तो अगर ये 1 था तो ये आपका एक टी हाफ के बाद हो गया 1/2, फिर एक और टी हाफ के बाद हो गया 1/4, फिर एक और टी हाफ के बाद हो गया 1/8। तो ये कितना बच रहा है, इतना बच रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, रेशो पूछा है दोनों का क्या होगा। तो अगर मैं x और y की रेशो ले लूं, x अपॉन y कर लूं, तो x कितना बच रहा है 1/16 और ये कितना बच रहा है आपका 1/8। तो ये क्या हो सकता है आपका 1/16 इंटू 8 अपॉन 1, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो रेशो क्या आएगी 1:2। क्या आप लोग को क्लियर है सवाल, ठीक है। वैसे आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली कर लोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द हाइपोथेटिकल रिएक्शन जिसमें P प्लस Q इज गिविंग R, इट इज 0 विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं रेट लॉ लिख रही हूँ तो इट इज 0 विद रिस्पेक्ट टू P, तो P की पावर 0 एंड क्या लिखा है हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P, हाफ ऑर्डर, तो ये हो जाएगा हाफ विद रिस्पेक्ट टू P एंड Q के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर। तो इसने बोला व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बड़ा सिंपल है वैसे तो करना। चलिए देखिए, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे इसने बोला है रेट इज इक्वल्स टू K P की पावर हाफ और Q की पावर 0, तो मतलब ये तो हट ही गया। तो ये हो गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये हो गया K इंटू कंसंट्रेशन की यूनिट हाफ, ठीक है। तो K हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो कंसंट्रेशन की पावर 1 है, टाइम की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर हाफ से। तो मतलब कि 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ऊपर ओवरऑल क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन की यूनिट पावर हाफ और टाइम की पावर तो नीचे ही है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर हाफ और ये टाइम हो जाएगा सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा मोलालिटी की पावर हाफ, लीटर की पावर -1 इंटू माइनस हाफ इज माइनस हाफ और सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो आपकी यूनिट क्या आएगी रेट कांस्टेंट की। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर मैं डाइक्लोरोबेंजीन की बात करती हूँ, ठीक है, ए पार्ट में, ठीक है। तो डाइक्लोरोबेंजीन आपके पास या तो ऐसी हो सकती है, यानी कि वो आपकी पैरा पे लगी है, वरना वो आपकी मेटा पे लग सकती है, ठीक है, और अदरवाइज वो आपकी कहाँ पे लग सकती है, अदरवाइज वो आपकी कहाँ पे लग सकती है, दैट इज आपकी ऑर्थो पे लग सकती है, ठीक है। तो मैं इस वाली को यहाँ पे ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा पे आपकी लग सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है सबसे ज्यादा, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी है। सेकेंड नंबर पे इसका होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी एक डाइपोल इंटरेक्शन होगी, डाइपोल इंटरेक्शन से अगेन आपका जो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं है। मॉलिक्यूलर मास तीनों का सेम है, सॉरी यहाँ पे मैंने OH लिख दिया तो ये आपका Cl रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा पैरा का बिकॉज ऑफ सिमेट्री, देन रहेगा आपका ऑर्थो का और लास्ट में रहेगा आपका मेटा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर स्लोली इन हेलोएरिन एंड दे रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलूँ, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, ठीक है। तो देखो हेलोएरिन क्या है, अगर मैं हेलोजन नॉर्मली बात करूँ तो ये आपका हेलोजन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं हेलोजन की बात करूँ तो हेलोजन जनरली आपके क्या शो करते हैं वैसे माइनस आई इफेक्ट अगर वो सिग्मा बॉन्ड से लगे हैं, लेकिन अगर जब वो रिंग पे लगते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगते हैं और प्लस एम इफेक्ट शो करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके पास हेलोजन है और हेलोजन का यहाँ पे आपका क्या है लोन पेयर है, ठीक है। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो हेलोजन के पास माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से रिंग आपकी थोड़ी सी डीएक्टिवेट हो जाएगी और थोड़ी सी डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मतलब दो इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस एम शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, लेकिन इसका नेचुरल जो इफेक्ट है वो माइनस आई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
तरफ खींचेगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आना पसंद करता है, या इलेक्ट्रोफाइल बात करें, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आना पसंद करता है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक करने के लिए आपको उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस देनी पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा लेना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू नॉर्मल बेंजीन। तो इस वजह से यहाँ पे आपके जो रिएक्शन का रेट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ योर हेलोजेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ योर हेलोजेंस, ठीक है। आइए अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आउट ऑफ पैरा टाउलोएल्डिहाइड एंड पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव। ये बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैरा नाइट्रो और पैरा टाउलो। तो पैरा नाइट्रो, पहले तो टाउलो बना देते हैं, तो ये होगा पैरा टाउलो और ये होगा आपका पैरा नाइट्रो, नाइट्रो, ठीक है। अगेन मैं अब आपको बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इसकी जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। NO2 यहाँ पे -M इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाना पसंद करेगा, जहाँ पे इसकी जरूरत होगी। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आपका NO2 रहेगा, बिकॉज ऑफ लेस electron density, because of less electron density of your electron withdrawing group present over here. Next question, next आपका नॉर्मल टेस्ट है एसीटोन के साथ। अगर आप 2,4 DNP टेस्ट करेंगे, एसीटोन मतलब 2,4 DNP टेस्ट कौन शो करते हैं, आपके कार्बोनिल्स शो करते हैं। तो एसीटोन आपका कार्बोनिल है, दैट इज अ कीटोन। तो कीटोन के ऊपर अगर आप 2,4 DNP टेस्ट करेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपका सवाल है। तो नॉर्मल रिएक्शन, अगर आपके पास एसीटोन है, ये आपका 2,4 DNP रिएजेंट है, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। इसके ऊपर आप जब ये रिएक्शन करेंगे तो NH2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस टाइप से, और ये आपका स्ट्रक्चर निकल कर आ जाएगा इस टेस्ट का, ठीक है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल टेस्ट, इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कुछ कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से एक बार कन्वर्जन देख लेते हैं। तो पहला कन्वर्जन क्या है, आइए। सो द फर्स्ट कन्वर्जन इज ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट यही है। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ तो वहीं पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नहीं ऐड किया। 20th की अगर हम बात करें, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, आपको यू हैव बेंजीन टू नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यू हैव बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन को नाइट्रो, मतलब कि आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी होना चाहिए और आपके पास मेटा पे NO2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आप इस पे बेंजेल्डिहाइड डाल सकते हो बेंजीन के साथ गेटरमैन रिएक्शन से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ गेटरमैन कोच रिएक्शन किया आपने, तो यहाँ पे CHO आ जाएगा। अब CHO इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली नाइट्रेशन कर दिया, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाला, नाइट्रेशन किया, तो ये आपको क्या दे देगा, आपको इट इज गोइंग टू गिव यू पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो देखो एसिड बनाना है तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दीजिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर आपने डाला तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा MgBr। और अगर आपने इसके ऊपर CO2H+ डाला, ये रिएक्शन मैंने आपको करवाया भी है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग, ये COH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में। आपको यहाँ से मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो दोनों ही आपके 2 स्टेप के रिएक्शन है, दोनों ही आपके क्या है, 2 स्टेप के रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग आपका एक इंडिविजुअल एक तरीका है पैटर्निटी टेस्ट करने का। तो यहाँ पे बस आप नॉर्मल पॉइंट याद रखना, दैट इज योर रेप्लिकेशन, और ये आपका बायोमोलिक्यूल से है। तो ज़्यादा वैसे डिटेल में पूछा है इसने, बट इतना डिटेल में आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि NCERT का पार्ट केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंजेस विल अकर टू अ नेटिव प्रोटीन अगर आपने pH बदल दिया। तो ये आपको पता है, अगर आप pH बदलते हो तो क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। और डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीनेचुरेशन में प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके कॉइल्स जो है, अगर मैं बोलूँ अल्फा हेलिकल कॉइल्स है वो खुल जाते हैं, जो ग्लोब्यूल्स है वो अनफोल्ड हो जाते हैं। तो सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा और प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट बचेगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट यहाँ पे बच जाएगा।
सो दैट इज अबाउट योर सेक्शन नंबर बी। चलिए सेक्शन नंबर सी पे बढ़ते हैं। पेपर में सबसे पहला पूछा है आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फॉर्मूला। तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन, अगर बिस इथेन 1,2 डायमाइन है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे बात कर रहा है EN की, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम है आपके पास, इथेन 2 है यहाँ पे आपके पास, फिर क्या है डाईहाइड्रोक्सीडो H2O। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि डाईहाइड्रोक्सीडो है और बाद में क्लोराइड लिखा है और क्लोराइड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे हमारी 1 क्रोमियम के ऊपर, तो ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। और हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए 3, तो बताइए क्या होगा आंसर एवरीबॉडी, क्या होगा यहाँ पे आंसर एवरीबॉडी इन द चार्ट सेक्शन, क्या बनेगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे चाहिए कितनी 3, तो कितने Cl लगाएंगे यहाँ पे हम लोग एवरीबॉडी इन द चार्ट सेक्शन। अच्छा हाइड्रोक्सीडो है, अच्छा एक चीज और, हाइड्रोक्सीडो है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैम ये वाटर नहीं है, हाँ क्या नहीं है, वाटर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्सीडो लिखा है मतलब कि नेगेटिव चार्ज है और मतलब कि OH नेगेटिव है, ठीक है। तो मतलब कि ये इसके ऊपर ये आपका भी 0 पे है, मतलब इसका अगर मुझे निकालना है x और ये मेरे पास 0 है और ये -1 है तो ये -2 है और मुझे ओवरऑल चाहिए 3, तो यहाँ पे x जो कितने Cl लगेंगे उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +1। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मेरे पास लगेगा 1 Cl ताकि ओवरऑल चार्ज मेरा न्यूट्रलाइज हो जाए और यहाँ से आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी 3 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ यही है, एक ही पूछा था, ठीक है, तो एक ही पूछा था तो एक का फॉर्मूला आप लोग के सामने निकल कर आ चुका है। डज आयोनाइजेशन आइसोमर एग्जिस्ट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, आयोनाइजेशन आइसोमर होने के लिए आपके पास एक यहाँ पर लिगेंड और साथ में काउंटर आयन होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ये तो आपका ये जो मेटल है इट कैन नॉट बी अ काउंटर आयन, तो यहाँ पे कोई भी, और साथ में ऑल्सो ये जो है आपका एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यू कैन नॉट हैव एनी आयोनाइजेशन आइसोमर क्योंकि आपका एक एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है एंड टेक्निकली यू डू नॉट हैव एनी लिगेंड अवेलेबल फॉर योर एक्सचेंज विद द काउंटर आयन। इज द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है बच्चों वो क्या होता है, वो आपका ल्यूइस एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी योर ल्यूइस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, कैन वी कंस्ट्रक्ट अ सेल जिसमें दोनों हाफ सेल में ZnSO4 है, क्या हम ये बना सकते हैं। देखो सेल बनाने के लिए जरूरत है आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होने की। पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगा जब दोनों आप जो डब्बे ले रहे हो उसमें आप अलग अलग कंसंट्रेशन अपने इलेक्ट्रोलाइट की डालो। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी तो है। अगर आपके पास जो दोनों ZnSO4 सोल्यूशन है अगर आप उसकी दोनों की कंसंट्रेशन चेंज कर दो, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग हो, उस केस में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरेट होगा तो आपकी जो सेल है वो वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगी, वो हम वहां पे बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोलरैश लॉ से। तो यहाँ पे आप लोगों को डेटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने डाला हुआ है अलग से, ठीक है, लेट्स सी। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है, तो पूछा है Cl, अब देखो बी वाला आपको पता है MgCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ एंड 2 लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। MgCl2 की आपको दे रखी है 258.6, Mg की कितनी है 106 और ये आपको बतानी है तो मैं इसको 2 × x कर सकती हूँ। तो 2x बराबर क्या हो गया 258.6 माइनस 106 और Cl नेगेटिव की यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी आएगी 258.6 माइनस 106 अपॉन 2। अब इतना तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं और जब आप इतना सॉल्व कर ही सकते हो तो जवाब बताइए क्या होगा। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर निकल के आ जाएगा 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ऐसा यूनिट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल कांस्टेंट दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। सेल कांस्टेंट आपको दे रखा है G* की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.146। व्हाट इज द कंडक्टिविटी पूछा है ऑफ अ सोल्यूशन, अगर उसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 1000 ओम, ठीक है, ओम ओम ओम। ये कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी अगर मैं पहले रो लिख लेते हैं, देखो आपको पता है R बराबर होता है रो L/A, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो जाता है आपका RA/L। तो यहाँ से आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/R
L/A, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि इसको भी मैं लिख सकती हूँ क्या, दैट इज K इज इक्वल्स टू R इंटू L/A क्या होता है G स्टार, ठीक है, क्या होता है R इंटू G स्टार, ठीक है। और आपसे K ही पूछा था, तो अब तो सिंपल ही आंसर निकालना, R की वैल्यू 1000 दे रखी है, G स्टार आपको 0.146 दे रखा है, तो आंसर तो यहाँ से आ ही जाएगा, कितना आ जाएगा 146, और जो ऐसा यूनिट है कंडक्टिविटी की क्या होती है, दैट इज सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, कितनी आ जाएगी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो ये आप लोग की कहानी यहाँ से निकल कर आ जाएगी। एक बार और मैं अगर यहाँ से आपको ये भी लिखवा सकते हैं, देखो यहाँ से आप क्या क्या बातें लिख सकते हो। अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो शुरुआत करते हैं R से, दैट इज रो L/A, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो G बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज 1/रो, दैट इज KA/L, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से G बराबर हो जाएगा, या मैं बोल देती हूँ, दैट इज एक और फॉर्मूला मेरे को याद है, हमें याद है, दैट इज K इज इक्वल टू होता है G स्टार, ठीक है। तो यहाँ से G स्टार बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज K/G, और 1/G को हम क्या बोल देते हैं, K इंटू R, ठीक है। तो K बराबर क्या हो जाएगा G स्टार/R, ठीक है। G स्टार आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 0.146 और ये अपॉन 1000, ठीक है। तो यहाँ से आपकी K की वैल्यू फिर आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 1.46 इंटू 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली हमारी आ जाएगी -4 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है याद करना। K इक्वल्स टू G स्टार, यहाँ से आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो रेजिस्टेंस के अंदर और आंसर अपना ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन दे रखा है और आपको इसके साथ इसका आंसर डालना है, ठीक है। तो फिनॉल रिएक्ट विद CHCl3, ठीक है, आपको क्या बताना है, Ne2 बताना है, प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। फिनॉल रिएक्ट कर रहा है CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। आई थिंक आप सभी लोगों को पता है फिनॉल का रिएक्शन जब ये होता है, फिनॉल का रिएक्शन जब ये होता है CHCl3 और NaOH के साथ, तो बनता है सेलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनता है, सेलिसिल एल्डिहाइड, सेलिसिल एल्डिहाइड, और रिएक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज रिमर-टेमेन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट अगर मेरे पास क्या है, दैट इज CH3 CH2 CH3 CH3 ONA और साथ में C2H5Br, तो क्लियरली आपको दिख रहा है दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो ईथर बन जाएगा, और ईथर बनेगा तो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इस कार्बन पे आपको मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे ईथर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ये ईथर मिल जाएगा। अगर इसके नाम की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी 2-इथॉक्सी, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली है, तो 2-इथॉक्सी और 1,2-डाइमिथाइल दैट इज गोइंग टू बी योर ब्यूटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, 4 ही कार्बन है ना, 1 2 3 4, हाँ ब्यूटेन, ठीक है। आई थिंक आपके आंसर की में गलती है यहाँ पे। CH3CN का स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें अगर हम, CH3CH2CN का SnCl2 के साथ रिएक्शन नॉर्मली है, ठीक है। SnCl2 के साथ क्या बनता है, दिस इज योर स्टिफन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बनती है आपकी एल्डिहाइड बन जाती है। क्या बन जाती है आपकी, एल्डिहाइड बन जाती है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 कार्बन है और ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। तो ये तीनों रिएक्शन आप सभी लोग के सामने हैं। आइए नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, और ये आपका आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट, यू आर गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC एंड D, ठीक है। ABC फॉर्म ऑरेंज रेड PPT विद DNP टेस्ट, मतलब कि ABC आपके कार्बोनिल्स हैं, ठीक है। कंपाउंड A और B रिड्यूस करेगा टॉलिन को, तो A और B आपके एल्डिहाइड है, ठीक है। कंपाउंड C एंड D डू नॉट, तो C और D एल्डिहाइड तो नहीं है, ठीक है। बोथ B एंड C गिव अ येलो प्रेसिपिटेट, तो C एक तो एल्डिहाइड नहीं है, प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो मतलब कि कीटोन है, ठीक है, विद अल्फा CH3 ग्रुप्स,
ठीक है। उसके बाद कंपाउंड डी ब्रिस्क एफर्वेसेंस दे रहा है तो डी आपका एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इफ इट इज गिवन कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 ऑफ दिस ग्रुप इज 3 while 1 हैज ओनली 2 कार्बन। बाकी सब में 3 है और एक में आपके कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइनली बात करूँ तो आपके पास अगर 2 कार्बन का, अगर मैं बात करूँ तो 2 कार्बन का एक ही पॉसिबल केस है कि 2 कार्बन में एल्डिहाइड बनेगा। और अगर मैं बोलूँ तो ये वाले केस में बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हम बी में, ठीक है। बी हमारा आयोडोफॉर्म दे रहा है, बी बोथ बी एंड सी, अच्छा दोनों ही दे रहे हैं। तो बी और सी अगर दोनों ही दे रहे हैं, बी और सी अगर दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ए और बी एल्डिहाइड है, ठीक है, और बी और सी टॉलेंट टेस्ट दे रहे हैं, बी और सी दे रहे हैं ना, बी और सी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड जो आयोडोफॉर्म देगा वो क्या होगा, ये होगा। बाकी सब में 3 कार्बन है, आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो एक कार्बन 3 कार्बन का है और एल्डिहाइड है तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड ये हो जाएगा, ठीक है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड ये हो जाएगा। उसके बाद जो सी है वो आपका एल्डिहाइड नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और अगर वो कीटोन हो जाएगा तो 3 कार्बन का कीटोन ये बन सकता है। और डी आपका एसिड है और 3 कार्बन का एसिड क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेनोइक एसिड। तो सिंपल सी कहानी थी, आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है अगर आपने उसको लिख लिया, ए बी सी कार्बोनिल है, ए और बी एल्डिहाइड है, बी और सी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। एक कॉमन बात है बी में कि बी एल्डिहाइड भी है और आयोडोफॉर्म भी टेस्ट दे रहा है, तो एल्डिहाइड 2 कार्बन का इतना ही ऐसे ही बन सकता है और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे वो भी यही बन सकता है। बाकी सब 3 कार्बन के एल्डिहाइड, 3 कार्बन का कीटोन, 3 कार्बन का एसिड, 3 कार्बन का, ए बी सी डी आपके यहाँ से निकल कर आ जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर है बात। आइए आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आप लोगों को कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया गया, ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें मिली, अकाउंट फॉर 2 स्पेसिफिक। अभी आप लोगों को मैंने बताया भी है कि सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज आपका क्या होता है, इट इज़ एन इनवर्ट शुगर, ठीक है। तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो आपकी 2 चीज़ें देता है, ठीक है, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। वैसे तो इतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता उसका, बट एनीवेज अगर मैं बोलूँ तो व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज तो आपको पोलारीमीटर ने 2 वैल्यू दी अकाउंट फॉर, पहली बात तो मैं ये वैल्यूज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 2 स्पेसिफिक रोटेशन आती है, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, आप सभी लोग को पता है। तो ग्लूकोज क्या होता है आपका, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब उसकी प्लस आती है, और फ्रक्टोज क्या होता है, लीवो रोटेटरी, तो इसकी जो रोटेशन है वो माइनस आती है, ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू शुगर ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन। अगर मैं शुगर की बात करूं तो, और अगर मैं ये बता भी दूं तो अप्रोक्सीमेटली 92.4 डिग्री का यहाँ पे रोटेशन आता है माइनस, और ये प्लस 52.5 डिग्री का रोटेशन आता है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो इवेंचुअली मेरा जो ओवरऑल रोटेशन है वो माइनस आती है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या होता है, इन्वर्ट शुगर। इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं क्योंकि वैसे ओरिजिनली प्लस होता है, बट हाइड्रोलाइसिस के बाद मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर माइनस बन जाता है क्योंकि फ्रक्टोज लीवो होता है, तो इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी हम बोल देते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जब रिएक्शन, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, क्या होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, राइट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जब एल्डिहाइड है ऊपर और एल्डिहाइड पे जब आप ग्लूकोऑक्साइम का रिएक्शन करेंगे तो NH2OH का जब रिएक्शन होता है तो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड पे H2 को गायब कर दो और क्या लगा दो, बचा हुआ, दैट इज NOH। ये आपका यहाँ से ऑक्साइम बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ऑक्साइम बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है आपसे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो मिला ये। अब देखो साथ में उसने बोला साइन बदल चुका है, वो प्लस था, नहीं साइन यहाँ पे आपका सेम है, C4H9 है, तो आपको 2 चीजें मिली। उसने बोला रोटेशन क्या होगी, देखो चार कार्बन का स्ट्रक्चर है, साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, 4 कार्बन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म उसने अगर आपसे पूछा है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर से आपका क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, तो आपको क्या मिलता है, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, और Br नेगेटिव निकल जाता है, ठीक है।
सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना है उसके ऊपर अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोलाइसिस किया तो इस केस में वाटर का अटैक होता है। तो यहाँ पे पानी का जब अटैक होगा तो आपका जो पानी है, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अगर मैं बोलूँ तो OH आपका राइट हैंड साइड पे भी जुड़ता है और आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी जुड़ता है। दिस इज द रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, फ्रॉम SN1 मैकेनिज्म। तो एक आपको प्लस मिलेगा, एक आपको माइनस मिलेगा, प्लस वाला रिटेंशन शो करेगा, माइनस वाला इन्वर्जन शो करेगा। सो दैट इज अगेन योर प्रोसेस दैट इज शोइंग कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है बात। टर्शरी कार्बोकेटाइन है, अगेन आपको समझ में आ गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो ये आपका SN1 मैकेनिज्म से ही चल रहा होगा। ठीक है, राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर डी पे थोड़ा सा हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। तो अगर हम सेक्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए, वेव नंबर दिया है। वेव नंबर क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर बोल देते हैं। इनकी एनर्जी दे रखी है। ठीक है, पहला सवाल है, आउट ऑफ द लिगेंड सबसे ज्यादा CF क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसकी होगी। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे क्या लिखवाया, मैंने आपको बताया है कि CFSE या फिर स्प्लिटिंग की मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। तो जिसका CFSE ज्यादा है, ठीक है, ऑब्वियसली उसकी जिसका CFSE ज्यादा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका, इसका है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा। सबसे ज्यादा ये स्प्लिटिंग करेगा और सबसे कम इसका है तो वीकेस्ट ये होगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट और ये आपका वीकेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा था स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, वीक कौन सा होगा। उसके बाद उसने बोला कि 2 ये आपको दिए गए हैं और पूछा इनमें से दोनों में से वॉयलेट कलर किसका होगा। वॉयलेट कलर का इसने आपको जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे जो है वो दे रखा है 560 से 570 नैनोमीटर ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब द कलर इज वॉयलेट। तो देखो ये आपको वेव नंबर दे रखा है उसने। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 1 ये इज इक्वल टू योर वेव नंबर। ठीक है, तो आपको अगर फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें से जिस भी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे 1 से और उसमें आपको 530 के आसपास आंसर आ जाए तो वो आपका आंसर क्या होगा, वो वाली कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपकी वेवलेंथ वॉयलेट आएगी। ठीक है, तो आपको 2 दे रखे थे, आपको दे रखा था कौन सा, BR, और आपको दे रखा है कौन सा, दैट इज योर A। ठीक है, तो अगर मैं BR की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 17830 करके निकालोगे और उसके बाद A दे रखा था 1/13640। आप दोनों की अगर वैल्यूज अप्रोक्सीमेट करोगे तो जो आंसर है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर से अप्रोक्सीमेटली 733 नैनोमीटर इनवर्स के आसपास आंसर आएगा आपका, और जो नीचे वाला है उसमें आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 560 के आसपास आएगा। और 560 नैनोमीटर हमारी फ्रीक्वेंसी है किसके लिए, वॉयलेट कलर के लिए। तो आंसर होगा ये वाला जो है, ये आपको वॉयलेट कलर शो कर रहा होगा। ठीक है, ये आपको वॉयलेट कलर शो कर रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लिगेंड अटैच टू Cr3+ आयन कुड बी वाटर, साइनाइड और क्लोराइड। तो आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल ये A क्या है, वाटर है, तो CrH2O6 का फॉर्मूला पूछा है उसने, 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे CrCN है तो CN क्या है हमारे पास, C वाला क्या है, C वाला हमारे को दे रखा है क्लोराइड, Cl6 3 नेगेटिव दे रखा है, 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली दिख रहा है आप लोगों को कि पहले वाले में क्या है, A है ना। ठीक है, CrA6 है ना, ACl दे रखा है, एक सेकेंड रुको। इफ द लिगेंड अटैच टू द कॉम्प्लेक्स गिवन द टेबल अबव इन द ऑर्डर आर not in this order, water, cyanide, chloride and ammonia not in this order, so what is the IUPAC name। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 4 टाइप के लिगेंड्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ऊपर चलिए थोड़ा सा, देखिए आपको यहाँ पर अगर सबको न्यूट्रल फॉर्म में 3+ स्टेट में लेकर आना है, तो 3+ स्टेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, Cl, H2O, NH3, CN। H2O और NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो H2O और NH3 आपका कौन से केस में आएगा, B और C में आएगा। और Cl और CN आपके मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो किस में आएंगे, A और D में आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, अच्छा उसके बाद मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे है तो CN इसमें होगा। ठीक है, देखो CN फिर इसमें होगा क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं बोलूँ वीकेस्ट आपका ऊपर है तो वीकेस्ट सबसे ऊपर है तो वीकेस्ट क्लोरीन होगा,
ये होगा। बचा क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव में मेरे पास अब दो ऑप्शन है, एक तो NH3 और H2O। स्ट्रॉन्ग कौन सा है दोनों में ज़्यादा, 259 वाला, तो ये NH3 होगा और ये आपका H2 होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपकी इस तरीके से मूव ऑन करती है। ठीक है, तो ए क्या होगा आपका, ए क्लोरिडो होगा, बी आपका एक्वा होगा, सी आपका अमीनो होगा और डी आपका सयानो होगा अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी के हिसाब से लगा दो, तो ए वाला कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, Cr, अब इसका नाम तो आप डाल ही दोगे, CrCl6 3 नेगेटिव बन जाएगा, और सी वाले की बात करें तो CrNH3 6 3 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हेक्सा क्रोमेट 3, और ये हो जाएगा हेक्सा अमीनो क्रोमेट 3। ठीक है, क्रोमेट 3 ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको लेड एसीटेट बैटरी दी है, उसके बारे में काफी सारी बातें लिखी है, पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर्स पे जा सकते हैं। सबसे पहले, हाउ मेनी कूलम्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अगर मेरे को 1 मोल, अब देखो अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 में आपके पास क्या हो रहा है, 2H पॉजिटिव, मतलब कि 2 मोल्स आपके यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। लेकिन 2 मोल को यूटिलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे, लेकिन अगर उसने 1 मोल की बात करी तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज कितना होगा, 96500 कूलम। कितना आएगा, 96500 कूलम। आपको पूछा है कितना वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज -NFE0। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 2, क्योंकि PbSO4 भी अगर मैं लेके चल रही हूँ तो यहाँ पे H2SO4 एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करा जा रहा है, और अगर H2SO4 है यहाँ पे हमारा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, -96500, और E0 की वैल्यू आपको दी है, E0 दी है 2 वोल्ट, है ना, E0 आपको दे रखा है 2 वोल्ट, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा -38600 जूल। ठीक है, -38600 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, हाइड्रोजन आपका एक ग्रीन फ्यूल है या नहीं, इसका आंसर आप वैसे पैराग्राफ से निकाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर मैं ग्रीन फ्यूल की बात करूं तो यहाँ पे ग्रीन सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे दिया है अगर आप पैराग्राफ से जाओगे तो आप आंसर को मार्क करना, वैसे तो दोनों आंसर सही है। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड अ ग्रीन फ्यूल, प्रॉब्लम विद फ्यूल एट प्रेजेंट इज द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इवेंचुअली अगर मैं बोलूं तो इवेंचुअली ये ग्रीन फ्यूल है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स आप पैराग्राफ से निकाल के आंसर दे सकते हो। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर ई पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 किसका होगा, आपको मैंने याद करवाया 1.73 के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 होने चाहिए। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। सचिन तेंदुलकर D2 होता है, +3 में है तो ये भी D1 होगा। ठीक है, टाइटेनियम कॉपर जिंक में नहीं होगा। अगर मैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है कितने नंबर ऑफ, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव तो D0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं स्कैंडियम 3 पॉजिटिव तो D0 हो जाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर D2 होता है तो Ti2 पॉजिटिव आपका D2 रहेगा, और Ti3 पॉजिटिव आपका D1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। कॉपर 2+ भी आपका D9 है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 रहेंगे, ये D0 हो जाएगा, ये आपका D2 हो जाएगा। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये D9 है तो इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, दोनों में आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट √NN+2 जो फॉर्मूला है हमारा, √NN+2 अगर आप फॉर्मूले से भी लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, तो आंसर होगा टाइटेनियम 3+ और कॉपर 2+। अगर आपको जिंक को प्रिवेंट करना है तो आपको एक ऐसे इलेक्ट्रोड को लेना पड़ेगा जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इससे ज़्यादा नेगेटिव हो। तो अगर मैं जिंक की बात करूँ तो निकल और जिंक जो आपका कोरोजन है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आयरन के लिए। तो आयरन से ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ ज़्यादा नेगेटिव, मतलब मैं बोलूँगी तो आयरन से ज़्यादा नेगेटिव ये वाली वैल्यू है, तो इसका ही इस्तेमाल हम कर पाएंगे और ज़्यादा इस्तेमाल इसका कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसकी वैल्यू अगर मैं टेक्निकली बोलूँ E0 रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, इसका, तो इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ये कंप्लीट होता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसने दी है कि क्रोमियम से क्रोमियम 2 पॉजिटिव जाने की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो 1592 किलो जूल पर मोल है,
और अगर हम बात करें मैग्नीज से, मैग्नीज 2+ जाने की जो एनर्जी है वो आपकी कितनी है 1509 किलोजूल पर मोल। तो उसने बोला है कि ऐसा क्यों है। तो देखो जब भी आपकी जो चीज बन रही है वो स्टेबल बन रही होगी, देखिए यहाँ पे जो चीज बन रही है Mn2+ इज D5, ठीक है, और क्रोमियम 2+ इज D4, D5 है तो ये स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और जब भी कोई चीज स्टेबल बनती है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या आती है आपकी लो आती है, वो आपकी क्या आती है लो आती है। तो इस वजह से हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Mn2+, देयरफॉर इससे रिलेटेड जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। टू सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैंडियम और जिंक, स्कैंडियम और जिंक की अगर हम बात करें तो दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, ठीक है, और दोनों ही कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। क्योंकि देखो कलरलेस कंपाउंड क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते अगेन क्योंकि जो नंबर इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो केवल एक है, स्कैंडियम की स्कैंडियम 3+ और जिंक की जिंक 2+, ठीक है। What is actinide contraction and what causes actinide contraction? अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, actinide contraction is basically the decrease in size, that is the decrease in size of the actinoids due to, देखो लेंथेनॉइड और कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक ही कहानी होती है। क्या होता है कि आपके साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है, रीजन क्या होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक्टिनॉइड की बात कर रहे हैं तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, 5f जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्ड होते हैं। पुअर शील्ड कैसे, मतलब कि अगर मैम ये न्यूक्लियस है और ये 5f है, ये 5f है और ये 6s है, तो जो 5f के इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस को अपने तक रोक नहीं पाते, तो न्यूक्लियस 6s तक पहुंच जाता है, 6s तक पहुंच जाता है तो इसको इसका साइज थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, कंप्रेशन होगा, साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होने की वजह से टेक्निकली हम बोलेंगे कि आप लोगों का जो हुआ है वो है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में हो रहा है। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट, देखो क्रोमेट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज CrO4 2 नेगेटिव और दूसरा हो जाता है डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। तो अगर मैं दोनों में बात करूं जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों की यहाँ पे निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, +6, ठीक है। अगर जैसे CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ से x - 8 इज इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +6। फिर आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव, वहां पे भी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी +6, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में क्या है +6। राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ Ki का रिएक्शन विद KMnO4, Ki का मतलब I नेगेटिव का रिएक्शन MnO4 के साथ हो रहा है, MnO4 नेगेटिव के साथ हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या एसिडिफाइड मीडियम में है तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिफाइड मीडियम में है तो हम यहाँ पे H+ लिखेंगे, ठीक है। इज गिविंग यू I नेगेटिव कन्वर्ट होता है किसमें, I2 में, MnO4 नेगेटिव होता है Mn2+ में, और साथ में मिलता है हमें पानी। दैट इज द जनरल इक्वेशन फॉर योर ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस कर सकते हो, तो अगर आपको बैलेंस करना है तो सबसे पहले अगर मैं बैलेंस कर दूं किसको, पानी को, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दैट इज 8 4 यहाँ पे दिख ही रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, हम बोलेंगे नहीं, हम यहाँ पे डालेंगे, एक सेकेंड, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, ये मेरा H पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे H2O की बात करूँ तो बैलेंसिंग आई थिंक आप सभी लोगों को आती है, बट मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे। तो अगर मैंने 8 लिखा तो 8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आपका 8 आ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो टेक्निकली यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, तो 16 H पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके 16 H पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं कितने हैं, 8 हैं, तो Mn के आगे भी हम यहाँ पे बात करें तो हमें 8 चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 Mn है तो यहाँ पे भी 2 Mn आ जाएगा, I2 है तो यहाँ पे भी 2I नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकली हम यहाँ पर इस तरीके से इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको चेंज करना है, चार्जेस को बराबर करना है, तो चार्जेस को बराबर करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 10I नेगेटिव और ये हो जाएगा 5I2, क्योंकि चार्ज भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन निकल के आ जाएगी। बैलेंसिंग तो आप लोग कर ही लोगे, बट मेन बात आपको याद रखना है, I नेगेटिव गेट्स कन्वर्टेड टू I2 इन द एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है।
ये कहानी यहाँ तक हमारी क्लियर हो जाती है, सिंपल ही थी, यहाँ तक कोई मुश्किल की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो इब्राहिम है, उन्होंने 10 ml पानी, फ्रेश वाटर और ओशन वाटर दोनों का इकट्ठा किया। जो एक सैंपल है वो 0 डिग्री पे फ्रीज आउट किया, एक माइनस पे। तो पूछा है कि क्या पता चलता है तुमको। तो ऑब्वियसली देखो जो ओशन वाटर है वहाँ पे सॉल्ट होता है, और अगर सॉलिड इन लिक्विड का केस हो गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होना चाहिए, बट ये कम आया, तो ये क्या है, ओशन वाटर है। ठीक है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या है आपका, फ्रेश वाटर है, क्योंकि फ्रेश वाटर का आपका 0 होता है। तो दैट इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर आपको बताना है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है तो आपको पता है क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1। ठीक है, और क्या है हमारे पास, K3FeCN6। तो K3FeCN6 जब टूटेगा तो ये 3Cn नेगेटिव में टूटेगा, और ये आपका टूटेगा तो यहाँ से होगा 3K पॉजिटिव, और जो ये है इसके ऊपर जो आयन है वो 3 नेगेटिव। तो कितने आयन्स हुए, 3 + 1 4। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ इट इज 0.852 इज इक्वल्स टू i-1, और ये कितना है मेरे पास, 3 + 1 4, 4 - 1 3। तो दैट इज 3 × 0.852 इज इक्वल्स टू i-1। तो बताइए यहाँ से i की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, क्विकली इन द चार्ट सेक्शन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से आपकी i की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आपकी i की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 3.5 के आसपास। ठीक है, कितनी आएगी, 3.5 के आसपास। और अब अगर ये आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, डेल्टा टीबी क्या होता है आपका, IKBM पूछा है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर आपका 3.5 आ गया है, केबी आपको 0.52 दिया हुआ है, और मोलालिटी 1 दे रखी है। तो यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1.85। अब बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो TB - T0B इज इक्वल टू 1.85 डिग्री सेल्सियस में आप आंसर दे सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ तो TB बराबर क्या हो जाएगा, 100 + 1.85, तो कितना हो जाएगा, 101.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आप लोगों का, तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, वहां से आप लोगों ने वेंट ऑफ फैक्टर निकाला, उसको आपने फॉर्मूले में रखा, और फॉर्मूले से आपका बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है भाई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What type of deviation is expected from phenol and aniline? सभी लोगों को पता है कि अगर हम फिनॉल और एनिलीन की बात करें, ठीक है, अगर हम फिनॉल और एनिलीन की बात करें तो फिनॉल और एनिलीन में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि AB इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है AA और BB से, और जब ऐसा केस होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्या बनेगा, नेगेटिव डेविएशन। सो व्हाट इज द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज लेस देन 0 होगा, डेल्टा V लेस देन 0 होता है, डेल्टा H मिक्सचर भी लेस देन 0 होता है इसके लिए। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ आप सभी लोगों को पता है, हम ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपसे कोई इसका ग्राफ पूछ ले तो दैट इज, अगर मैं बोलूँ XB बराबर 0 है यहाँ पे, और XB बराबर 1 है यहाँ पे, XA बराबर 1 है यहाँ पे, और XA बराबर यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आप दो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो दिस इज योर PB का ग्राफ, यहाँ पे, यहाँ PA का ग्राफ, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो दिस इज गोइंग टू बी PT का ग्राफ। तो अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूँ तो नेगेटिव डेविएशन एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है, तो ये कुछ नीचे की तरफ करवाएगा, सब में नीचे की तरफ करवाएगा, सब में नीचे की तरफ करवाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन का नॉर्मल ग्राफ आप लोग को यहाँ पे बना के दिखा देना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगेन ऑर्गेनिक का है, तो इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन को अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक न्यूमेरिकल और है, तो इसमें मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दे रखा है, इतना है, 1 मोलर आपने नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट 100 ग्राम पानी में डाला है, तो पूछा है वेपर प्रेशर कितना फाइनली हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है इसका, क्या होगा, P0 A माइनस PA अपॉन P0 A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर, प्योर वाटर का आपको दे रखा है, रिजल्टेंट पूछा है, तो ये आपको पता है 23.8 माइनस x अपॉन 23.8, x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, वैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला इसका ये भी बताया था, देखो, अगर P0 A माइनस PA अपॉन P0 A इज इक्वल्स टू क्या होता है, NB अपॉन NA। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो P0 A
माइनस पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एन बी अपॉन एन ए, और यहाँ से पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, पी नॉट ए की वैल्यू आपको दी है 23.8, 1 माइनस एन बी क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल डाला है उसने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 100 ग्राम पानी में डाला है, यानी कि दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 100 अपॉन 18, आई थिंक दैट इज 55.5 आता है, एक बार चेक करिए। 100 अपॉन 18 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, एक सेकेंड, दैट इज 100 अपॉन 18, हाँ 5.55 के आसपास आएगा, तो इट इज 5.5 में अगर लिख देती हूँ। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना यहाँ से पी ए की वैल्यू आएगी, एक सेकंड में भी आप लोग के लिए सॉल्व कर देती हूँ। दैट इज 5.5 माइनस 1 इज 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाय 5.5 इनटू में आ जाएगा 23.8 अप्रोक्सीमेटली 19.47, एक सेकेंड रुकिए, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, 0.1 दिया है, जो सोल्यूशन है उसमें 1.1 दे रखा है और वैसे यहाँ पे 1 दिया, आई थिंक इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट डाला हुआ है इन्होंने 0.1 के हिसाब से, चलो मैं 0.1 के हिसाब से बता देती हूँ। तो 0.1 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 5.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.018, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0.018। तो यहाँ से अगर हम बात करें, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.018 आ गया। तो P नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, मतलब सेम ही बात है 23.8, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको लिख रहे हो तो यहाँ से आ जाएगा P नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू 0.018 इंटू 23.8, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.428 के आसपास यहाँ से आंसर आएगा, और यहाँ से पी ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 23.8 माइनस 0.428, और यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23.36, ठीक है। वैसे आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हो, दोनों से ही आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, काफी लंबा पेपर है, ये बात तो सच है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सॉल्ट का क्वेश्चन है, और आई थिंक आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि आंसर आप लोग को क्या देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स है, ए का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ए का रिडक्शन करोगे बी के साथ, तो ए का रिडक्शन अगर आप करोगे बी के साथ, एक तो C6 है, तो मतलब आपको दिख रहा है कि आपके पास दिस इज गोइंग टू बी योर बेंजीन के साथ कंपाउंड, ठीक है, NaNO2 HCl के साथ। एक चीज और दिख रही है आपको, NaNO2 HCl के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये आपका हमारा क्या है, दैट इज NH2, ठीक है, और इसका रिडक्शन अगर मैं बोलूँ, इट गिव्स अ कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है, N2Cl बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है। तो यहाँ तक तो हमें बात क्लियर है। अच्छा, कार्बन एक एक्स्ट्रा हो रहा है, C7, ए का जो कंपाउंड है द आइसोमर ए ऑन रिडक्शन विद बी गिव्स अ मॉलिक्यूलर C7, तो एक कार्बन यहाँ पे एक्स्ट्रा है CH3, और फिर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा रहेगा CH3, ठीक है। तो A इज गिविंग अ कंपाउंड B ऑन रिएक्टेंट इज गिविंग C, तो ये तो हो गया B और ये हो गया आपका C, ठीक है, ये हो गया आपका C, ठीक है। C का H3PO2 के साथ रिएक्शन करेंगे H3PO2 के साथ, तो ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये आपको मिल जाएगा CH3, दैट इज D, बेंजीन मिल जाएगा। और इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे CrO2Cl2 के साथ। देखो क्यों समझ में आया कि ये CH3 यहाँ पे CrO2Cl2 इटार्ड रिएक्शन, तो आपको क्या दे देगा, ये आपको बेंजेल्डिहाइड, टॉलुइन कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E। अब बस एक ही बच रहा है, NO2 के साथ रिडक्शन करना था, तो A क्या हो जाएगा आपका, A यहाँ पे हो जाएगा CH3 के साथ NO2, क्योंकि जब इसका रिडक्शन करोगे तो आपको मिलेगा एनिलीन। तो A है नाइट्रो, B है एनिलीन, C है डाइजोनियम सॉल्ट, फिर है बेंजीन, और लास्ट में आपको मिल गया बेंजेल्डिहाइड। तो ये आपके 5 कंपाउंड्स है जो आप लोग के रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। रिडक्शन यूजिंग SNHCl, किसी के साथ भी कर सकते हो, FeHCl के साथ भी या फिर SNHCl के साथ भी, ठीक है। उसके बाद अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जो N इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड है, N इथाइल
बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यू नो कि दिस इज योर हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, और हिंसबर्ग टेस्ट में अगर मैंने बोला कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड है तो टेक्निकली हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन के पास एक हाइड्रोजन होता है और सेकेंडरी अमाइन के पास एक हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको क्या बना देगा, सॉल्युबल बना देगा, क्या बना देगा, सॉल्युबल बना देगा, ठीक है। तो टेक्निकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एक सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन बनाए, पहले हिंसबर्ग रिएजेंट ने टेस्ट रिएक्ट करा प्राइमरी अमाइन के साथ, उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंडरी के पास एक और हाइड्रोजन है तो उसने बेस के साथ रिएक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। लास्टली नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन है वो हम पॉसिबली प्रेफर करते हैं FeHCl के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि मैम जब FeHCl होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली FeHCl हाइड्रोलाइज होकर FeCl2 बनाता है और FeCl2 आपको HCl देता है। अगर आपको ये HCl मिल रहा है तो ये HCl आप लेस अमाउंट में लेते हैं और इसको आप लेस अमाउंट में लेते हो तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है रिएक्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरा रिएजेंट है वो लेस अमाउंट में यूज करके भी रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करवा सकती हूँ, ठीक है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लास्ट आपको पीकेबी ऑर्डर में लगाना है, आपके पास चीज़ें हैं 3। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पास है C6H5NH2, फिर है C6H5NHCH3, फिर है C6H5CH2NH2 और फिर है CH3NH2 और फिर है NH3। तो सबसे ज़्यादा बेसिक आप सभी लोगों को पता है क्या होती है, अमाइंस, ठीक है, सेकेंड नंबर पे अमोनिया, ठीक है, उसके बाद सबसे कम तो ये होगी, यहाँ पे इसको ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है तो थर्ड नंबर पे ये होगी, इसका लोन पे रेजोनेंस में है बट कुछ ना कुछ डोनेशन हो रहा है तो फोर्थ नंबर पे ये होगा और इसके पास कोई भी डोनेशन नहीं है, फिफ्थ पे ये होगा। पी के भी वैल्यूज उल्टी होती हैं तो पी के भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए की, फिर होगा बी का, फिर होगा सी का, फिर होगा ई का और फिर होगा डी का। तो ये आपका पीकेबी का ऑर्डर रहेगा बिकॉज पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बेसिक स्ट्रेंथ। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल जिसकी सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल आपके लिए पाया जाएगा एल्कोहल। फिर आपके लिए कौन पाया जाएगा, सबसे पहला होगा आपका फर्स्ट नंबर पे होगा एल्कोहल, फिर होगा अमाइन और लास्ट होगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉइंट की अगर हम अगेन बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है, सेकेंडरी इसमें होती है, थर्ड अमाइन में होगी और फोर्थ आपका एस्टर में होगा। तो अगेन आपका जो ऑर्डर है वो ये निकल कर आ जाएगा। दोनों ही आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे थे और ये आपका था बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर पीकेबी, ठीक है, तो बेसिक के उल्टा आपने इसको लगा दिया। तो दैट इज द एंड ऑफ द सैम्पल पेपर। फाइनली हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, जैसे तैसे बहुत ही टाइम लगा बट कर लिया। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, प्लीज़ अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जैसे जैसे अब समय बढ़ेगा चीज़ें बढ़ती जाएंगी, आपकी 12th के एग्जाम्स भी आएंगे और CUT भी अनाउंस हो चुका है। तो आई थिंक आपके पास कोई टाइम नहीं है कि आप अपने टाइम को वेस्ट करें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। पेपर ये हो चुका है, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ना, मतलब जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दीजिए और CUT की डेट्स आ चुके हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताऊंगी कि जो CUT का एक नया बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास तैयारी के लिए जज्बा क्लियर है तो मैं सजेस्ट करूंगी, आपका जो बैचेस है उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है तो सही समय है तैयारी को शुरू करने का। अड्डा247 की वेबसाइट पे जाइए, रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में मिलके अंडरग्रेड एंट्रेंस के CUT सेक्शन में CUT साइंस पे जाइए। CUT साइंस में आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, मैं तो बोलूंगी महापैक लीजिए क्योंकि अगर आप महापैक लेते हो तो आपको सारे बैचेस मिल जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको बार बार रिविजन करने की जरूरत है तो आप महापैक लीजिए, लेकिन अगर आपको केवल एक ही बार पढ़ना है मैम कि एक बार पढ़ के मेरा काम चल जाएगा तो आप सफलता बैच लीजिए। नया बैच है, प्राइस भी कम है इस बैच का और इसमें सब कुछ है, किताबें भी हैं। तो ये आपका 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आप इसमें डिस्काउंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप WiFi13 कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। 6399 का ये बैच है। बट आई वुड सजेस्ट अगर आप लोग बार बार तैयारी करना चाहते हो, मतलब कि आप सारे बैचेस ही लेना चाहते हो तो आप महापैक में इनरोल करिए, अदरवाइज आप लोग सफलता बैच ज्वाइन करिए। जिस भी बैच में इनरोल कर रहे हैं चाहे वो महापैक है या सफलता है, इस कोड का इस्तेमाल करिए, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली सेशन में। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आप लोगों ने सारा पेपर मेरे साथ सॉल्व कर लिया है, सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है और अगर मदद हुई है सेशन से आपकी तो चैट सेक्शन में येलो हार्ट्स और जो भी आपको लगा वो लिख के जरूर जाइएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।